इसका वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सोशल साइंस के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं और सब हिंदी मीडियम से क्वेश्चन है, यानी कि हिंदी क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों है। ठीक। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ जो घंटी आता है उस घंटी को प्रेस कर दें, ठीक, दबा दें, यानी कि उसको ऑल कर दें। और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो इसमें मिक्स क्वेश्चन है, कौन 2 नंबर का क्वेश्चन का भी बात करेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, नाथसी पार्टी का संस्थापक कौन था? नाथसी पार्टी का संस्थापक कौन था? तो ये कौन था? हिटलर था। इसका आंसर क्या होगा? हिटलर। हिटलर हिटलर क्या था? नाथसी पार्टी का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, झूम या घुमंतु, घुमंतु खेती किसे कहते हैं? तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। यहाँ बोलता है झूम या घुमंतु। घुमंतु मतलब क्या होता है? घूमना। खेती किसे कहते हैं? तो जंगल में, मान लिया जाए यहाँ जंगल है, ठीक, ये मेरा, 1 मिनट, ये मेरा जंगल है। ये सब पेड़ है, ठीक ना, और इधर ये आदमी यहाँ बैठे हुए हैं। तो क्या करेंगे, धीरे धीरे पेड़ को काटेंगे, काट के यहाँ सफा करेंगे। सफा करने के बाद यहाँ एक खेत बनाएंगे और खेत में यहाँ फसल उपजाएंगे। जब ये फसल उपजा लेंगे उसके बाद काट लेंगे। जब यहाँ की उर्वरता शक्ति खत्म हो जाएगी फिर अगले जगह के लिए प्रस्थान करेगा। उस कहाँ? अगला जगह जाएगा। कहाँ जाएगा? दूसरा जगह। उसी को तो कहते हैं झूम या घुमंतु खेती। तो इसका परिभाषा की ओर चलते हैं। झूम या, देखिए, झूम या घुमंतु खेती, जब वन के एक भाग को काट फूंक कर साफ करने के पश्चात उसमें अल्पकाल के लिए खेती की जाती है और उसकी उर्वरता समाप्त हो जाने पर उसे छोड़कर आगे बढ़ लिया जाता है, तो ऐसी अल्पकालीन कृषि को झूम या घुमंतु खेती कहा जाता है। ऐसी कृषि प्रायः वन निवासी करते। कौन करते हैं? वन के निवासी जो वन में रहते हैं। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता। निर्धनता की परिभाषा लिखें। निर्धनता की परिभाषा क्या है? इसको लिखने बोल रहा है, निर्धनता की परिभाषा। चलते हैं निर्धनता की परिभाषा की ओर। तो निर्धनता की परिभाषा क्या है? उत्तर है, निर्धनता का अर्थ उस रासायनिक प्रक्रिया से है जिसमें मनुष्य अपने जीवन की आधारभूत या बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाता है, उसी को निर्धनता कहते हैं, ठीक ना। तो 2 लाइन का है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। मैंने भी पढ़ दिया, सुन लिए होंगे आप लोग, नोट कर लीजिए, या फिर मैं जूम कर दिया हूँ। देखिए यहाँ से शुरू है, आगे यहाँ तक अंत है, लास्ट। अगला क्वेश्चन की ओर चले तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में है, भूखमरी से आप क्या समझते हैं? भूखमरी से आप क्या समझते हैं? भूखमरी से आप क्या समझते हैं? तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। भूखमरी से आप क्या समझते हैं, इसके आंसर की ओर चलते हैं। तो भूखमरी से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है, विटामिन, पोषक तत्व और ऊर्जा अंतग्रहण की गंभीर कमी को भूखमरी कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन, पोषक तत्व और ऊर्जा अंतग्रहण की गंभीर गंभीर कमी को भूखमरी कहते हैं। यह कुपोषण, कुपोषण का सबसे चरम रूप है। क्या है? कुपोषण का सबसे चरम रूप है कौन? भूखमरी। ठीक, ये मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो ये सब 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। कितना नंबर का? क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कितना नंबर का था? 2-2 नंबर, 2-2 नंबर का क्वेश्चन था। 2-2 नंबर का मान मिलता है इसे, आंसर अगर सही लिख दो तो 2 नंबर का। तो उस सबको क्या मिला था? पहला जो मिला था कि भारतीय संविधान के अनुसार लोगों को समता, समता या समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। छठा लास्ट अधिकार क्या था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन इधर आ गए हम।
इधर देखिए, ये सब क्वेश्चन जो है, ये 3 नंबर का है। कितना नंबर का? 3 नंबर का। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताए थे कि सर 2 नंबर का अलग प्रश्न बताइएगा, 3 नंबर का अलग प्रश्न बताइएगा और 5 नंबर का अलग प्रश्न बताइएगा। तो मैं अभी ये 3 नंबर का प्रश्न है, ठीक, मैं बोल देता हूँ 3 नंबर का प्रश्न है। जर्मनी में नाजीवाद की विजय के प्रमुख प्रभाव क्या थे? तो इसका उत्तर है जर्मनी में नाजीवाद की विजय के प्रमुख प्रभाव या परिणाम इस प्रकार से। पहला क्या था? जर्मनी में नाजीवाद की विजय का परिणाम यह हुआ कि वहाँ की सत्ता हिटलर के हाथ में आ गई और उसने सैनिक शक्ति को बहुत तेजी से बढ़ावा दिया। दूसरा, जर्मनी के लोग प्रथम विश्व युद्ध हुए अपने अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध की तैयारी करने लगे और विनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। परिणाम स्वरूप अन्य देशों में भी शस्त्र की होड़ लग गई, अतः दूसरे विश्व युद्ध की भूमिका तैयार हो गई। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन है, बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? तो बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह इसलिए किया क्योंकि बस्तर के लोग के पास जो वन था, वहां वन, तो उस वन के निवासी क्या करते थे? वन की जड़ी बूटियां, वहां से पत्ता वगैरह, बहुत पेड़ वगैरह, मतलब सूखी लकड़ियां को जलाते थे, अपना उपयोग करते थे। और अंग्रेज क्या चाहते थे कि उस सबको वन में प्रवेश ना किया जाए। तो पहला जो इसका आंसर है, पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है कि जब अंग्रेजों ने वनों को आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया तो बस्तर के वन निवासियों के लिए जीना हराम हो गया। अब वे वनों से लकड़ी नहीं काट सकते थे, वे अनेक वन्य उत्पादों से भी वंचित हो गए जिन्हें बेचकर वे अपना जीवन निर्वाह कर लेते थे। दूसरा क्या कारण था? दूसरा था कि वे वन्य भागों में घुमंतू खेती करके अपना पेट भरने के लिए अनाज पैदा कर लेते थे। अब वे इससे भी महरूम हो गए। ऐसे में उनके भूखों मरने की नौबत आ गई। भूखों मरने की नौबत है, भूखे मरने की नौबत। तीसरा, एक एक तो वे अंग्रेजों द्वारा लगाए गए करों से तंग आ चुके थे और दूसरे वे ब्रिटिश अधिकारियों को तोहफे देते देते तथा बेगारी में उनकी नौकरी करते करते परेशान हो चुके थे। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो मुख्य विशेषताएं, पहला क्या है? यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष 100 दिनों की सुनिश्चित रोजगार प्रदान करता है। दूसरा, प्रस्तावित रोजगार का 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित, यानी कि ज्यादा सीट महिलाओं के लिए। तीसरा, केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करती है और राज्य सरकार भी राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। चौथा है, कार्यक्रम के अंतर्गत यदि आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का अधिकार होगा। यह हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कितना पॉइंट है? 1 2 3 4 5 पॉइंट, 5 पॉइंट था ये। अगला क्वेश्चन, ये सब तो आंसर है, हाँ ये सब आंसर है। पीछे पेज में चलते हैं। हाँ, पीछे पेज में देखिए, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या करें। यहाँ बोल रहा है व्याख्या करें। मौलिक अधिकार जो वहां दिया गया है भारतीय संविधान में, वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या करें। तो चलते हैं इस प्रश्न के आंसर की ओर। प्रश्न का आंसर है, मौलिक या मूल अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जो नागरिक के विकास, खुशी एवं भलाई के लिए बड़े आवश्यक होते हैं। इसलिए मौलिक अधिकार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। भारतीय संविधान ने निम्नलिखित अधिकार नागरिक को दे रखे हैं। पहला क्या है? समता या समानता का अधिकार। यह अधिकार बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत में जाति, लिंग, जन्म स्थान और वर्ग आदि का भेदभाव किए बिना सबको समानता का अधिकार दिया गया है। हमारे जैसे विषमताओं वाले देश में इस अधिकार का बड़ा महत्व है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। अधिकार भी अपना विशेष महत्व रखता है। भारत में नागरिकों को भाषण देने की, समुदाय बनाने की, आवागमन की, निवास करने आदि की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी कि आप जहां भी जा सकते हो, उसमें कोई आपको रोक टोक नहीं कर सकता। आप जहां भी भाषण दे सकते हो, उसे कोई रोक टोक नहीं कर सकता। आप कोई भी समुदाय बना सकते हो, कमेटी बना सकते हो, ठीक। स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। भारत में प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा एवं संस्कृति का विकास करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है।
अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश राज्य है, अतः हर नागरिक को किसी धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है। यानी कि आप अगर हिंदू हो तो आप मुसलमान बन सकते हो, अगर आप मुसलमान हो तो हिंदू बन सकते हो। यानी आपके मन में जो है, आपको जिसमें खुशी है वो धर्म आप ले सकते हैं। यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत में है। ये नहीं कि अगर आप हिंदू हो तो मुस्लिम बनोगे तो आपको रोकने आएगा कोई, वैसा बात नहीं है। आप ईसाई भी बन सकते हो, मतलब जो धर्म आप अपना सकते हो, उससे कोई रोक टोक नहीं है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार करने का मतलब भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का शोषण नहीं कर सकता है। यहाँ बिगाड़ लेने, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में रखने, स्त्री और बच्चों को खरीदने बेचने आदि की मनाही है। क्या है? मनाही है। अगर आप 14 साल से कम आपका उम्र है और आप काम करने जाओगे तो आपको पुलिस पकड़ लेगी, यानी कि और जिसके जगह आप काम करोगे उस मालिक को भी पकड़ लेंगे पुलिस। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत में कोई भी नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी न्यायालय की शरण ले सकता है, यानी अपने रक्षा के लिए कोई भी कोर्ट में वो पेश हो सकता है, जा सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार करने का मतलब अगर आप छोटा में ही काम करने चल गए किसी मालिक के यहाँ, तो आप क्या, पुलिस अगर वहाँ आ जाए तो आपको तो पकड़ ही लेंगे और आपको स्कूल में डालेंगे और आपके माता पिता के पास आपको भेज देंगे और मालिक को भी जेल में डाल देंगे। ये रहे अधिकार। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शीत ऋतु की अवस्था। शीत ऋतु की अवस्था एवं उनकी विशेषताएं बताएं। ये सब 5 नंबर का प्रश्न है। कितने नंबर का प्रश्न है? 5 नंबर का प्रश्न है। मैं बता दूं, ये 5 नंबर का प्रश्न था। 17 नंबर जो भी आंसर बताएं, ये भी 5 नंबर का था, ये भी 5 नंबर का है और ये भी 5 नंबर का है। उधर 3 नंबर का क्वेश्चन करवाए, 2 नंबर का, इधर 5 नंबर का। 5 नंबर का 3 क्वेश्चन ही करा रहे हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर की ओर। शीत ऋतु की अवस्थाएं एवं उनकी विशेषताएं बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर की ओर आ गए हैं। शीत ऋतु की अवस्थाएं उनकी विशेषताएं बताएं। तो उसका उत्तर है शीत ऋतु की अवस्थाएं उनकी विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला क्या है? दिन गर्म और रातें ठंडी होती है। दिन क्या होती है? गर्म होती है, रातें ठंडी होती है। दूसरा है शीत ऋतु नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। कब? नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। तीसरा, शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। अगला, भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। इनके कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु तट पर होती है। कुछ वर्षा तमिलनाडु तट पर होती है। इसको मैं जूम कर देता हूँ। सबसे पहला काम, क्योंकि स्क्रीन में सफा नहीं दिखाई देता इसलिए मैं जूम कर देता हूँ, आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। अगला है शीत ऋतु में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम और पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती है। अगला है यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होती है तथा भारत में प्रवेश करती है। परिणाम स्वरूप शीतकाल में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात होती है। इसे मैं भी जूम कर देता हूँ, अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। दिए गए भारत के मानचित्र पर पर्वतीय वन को छायांकित करें। तो मैं आप लोग को बता देता हूं वीडियो के एंड में, यानी कि लास्ट में, कि क्वेश्चन नंबर 19 या फिर 18 या 17, क्वेश्चन नंबर 17, 18 या फिर 19, ये सब तीनों क्वेश्चन में, ये 5-5 नंबर का प्रश्न था। ये सब तीनों क्वेश्चन में जब आप परीक्षा देने जाओगे 28 जून को जब आप परीक्षा देने जाओगे तो लास्ट सेक्शन में 5 नंबर का जो प्रश्न रहेगा उसमें एक मानचित्र से प्रश्न अवश्य रहेगा। वो एकदम इम्पोर्टेंट है, यानी कि भारत के मानचित्र वाला जो प्रश्न है वो एकदम इम्पोर्टेंट है। वो मानचित्र में दर्शाना पड़ेगा और वो प्रश्न आएगा। मानचित्र वाला प्रश्न एकदम गारंटी करता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ कि मानचित्र वाला प्रश्न आएगा। तो यह क्वेश्चन नंबर 19 से दिए गए भारत के मानचित्र पर पर्वतीय वनों को छायांकित करे। तो यहाँ छायांकित यानी उसको दर्शाना है कि पर्वतीय वन किधर किधर है। तो चलते हैं, ये है हम लोग का भारत का नक्शा, यानी कि जिसको मानचित्र भी बोलते हैं। क्या है? भारत का मानचित्र है। तो यहाँ क्या दर्शाने बोल रहा है? पर्वतीय वन। पर्वतीय वन
अगर आप दर्शाओगे, 2-3 वनों को दर्शाने आ गया, मान लिया जाए आ गया वर्षावन को दर्शाइए, पर्वतीय वन को दर्शाइए, तो आप क्या करोगे, अलग अलग रंग से दर्शाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दर्शाना चाहते हो वर्षावन को, तो वर्षावन इधर अधिक है, ठीक ना, इस साइड में, इधर केरल गोवा और मुंबई साइड में वर्षावन अधिक है, ठीक, इधर वर्षावन। तो आप क्या करोगे, इधर पॉइंट पॉइंट दे देगो। अगर आ गया, अगर क्वेश्चन में आ गया कि पर्वतीय वन को दर्शाइए, पर्वतीय वन, तो आप पर्वतीय वन कैसे दर्शाओगे, तो जिधर जिधर पर्वतीय वन है उधर उधर रंग देना है। जैसे इधर पर्वतीय वन है तो मैं इधर रंग देता हूँ अच्छी तरीके से, नहीं यहाँ रंग हो रही है, इसे मैं रंग दूंगा। यानी कि अगर आपके पास कट पेंसिल होगी, कट पेंसिल लेके जाइएगा एग्जाम में और रंग दीजिएगा उसको अलग अलग कलर से। तो ये हो गया मेरा क्या, पर्वतीय वन। क्या हो गया, ये पर्वतीय वन, और ये हो गया वर्षावन। अगर 2 प्रश्न पूछा जाएगा तब, जबकि यहाँ एक प्रश्न में क्या पूछा गया कि पर्वतीय वन को, सिर्फ क्या पूछा गया, पर्वतीय वन को छायांकित कीजिए। छायांकित का मतलब उसको रंग दीजिए। तो पर्वतीय वन किधर है, तो मैं बता देता हूं आप लोग को। पर्वतीय वन जो है वो हिमालय से, यहाँ से, ठीक ना, यहाँ से लेके इधर देखिए, यहाँ से यहाँ तक है पर्वतीय वन, और फिर इधर है, इधर नागालैंड की तरफ भी पर्वतीय वन है। उसके अलावा पर्वतीय वन यहाँ थोड़ा भूटान के पास, यहाँ यहाँ जो राज्य है सिक्किम ने, कौन सा राज्य है, यहाँ भी पर्वतीय वन है। तो पर्वतीय वन में हम यहाँ दर्शा देते हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट दे देंगे, ये पॉइंट दे दिए, ये हो गया मेरा क्या, पूरा पर्वतीय वन। अब ये सब हम पर्वतीय वन दर्शा दिए, ये दर्शाने आप लोग सीख गए। जैसे यहाँ नागालैंड में भी पर्वतीय वन है। अब वहाँ लिखना क्या है, यहाँ नीचे में लिख देना है, इसे एक बॉक्स दे देना है, और यहाँ पॉइंट 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 दे देना है, पूरा पॉइंट जिस प्रकार यहाँ पॉइंट दिया, और यहाँ लिख देना है पर्वतीय वन। क्या लिख देना है, पर्वतीय वन, पर्वतीय वन लिख देना है, पर्वतीय वन लिख देना है। तो जो कॉपी जांच करेगा वो समझ जाएगा कि देखिए यहाँ पर्वतीय वन इस प्रकार यहाँ दर्शाया गया है, पॉइंट पॉइंट, तो समझ जाएगा कि हाँ इधर पर्वतीय वन है, तो इसको सही कर देगा, और 5 में से 5 नंबर मिल जाएगा आपको। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और आप लोग देख लीजिए कि पर्वतीय वन किधर किधर है। इधर इधर क्या है, यहाँ हिमालय से लेकर इधर दिल्ली, फिर इधर यहाँ सिक्किम में, हाँ सिक्किम में, और इधर नागालैंड में, इधर क्या है, पर्वतीय वन है, ये याद रखिएगा, ठीक। और बता दें, अगर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन आ जाए, तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन इधर है, ठीक, यहां से लेके इधर नीचे तक भी, इधर नीचे तक से लेके यहाँ से हमारे झारखंड में भी, यहाँ हमारे झारखंड है, मतलब हम लोग का झारखंड कहाँ है, यहाँ हम लोग का झारखंड है, ठीक, यहाँ जो है हम लोग का झारखंड है, ठीक। तो इधर 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 क्या है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, ये भी आप लोग दर्शा सकते हो, ठीक। तो ये आप लोग दर्शाने सीख गए होंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा रहेगा। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें, जिसको पता नहीं मेरे चैनल के बारे में, उसको मेरे चैनल के बारे में पता चले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।